नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल करा है और आगामी आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। चाहे आपका खनिज सहायक का एग्ज़ाम हो या फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या उत्तराखंड पुलिस या सीचपाल के एग्ज़ाम हो, जो भी आगामी आने वाली वैकेंसी हैं उन सभी के आधार पर इस क्लास को बनाया गया है और हर एक प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कुड़िन मुद्राएं कितने प्रकार की थीं? कुड़िन मुद्राएं कितने प्रकार की थीं? तो कुड़िन मुद्राएं जो थीं अमोघभूति प्रकार की थीं, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्तीसगढ़ प्रकार की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी प्रकार की क्या थीं? कुड़िन मुद्राएं थीं। कुड़िन शासकों के बारे में जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कुड़िनों की मुद्राएं अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और चत्तेश्वर प्रकार की हैं। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी हुई हैं, जिसमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए हैं। अमोघभूति की मुद्राओं में मृग व लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। अल्मोड़ा सिक्के शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगध भट्ट के थे। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली हैं। इन मुद्राओं में एक शिवदत्त की और एक अशोक की और शेष मुद्राएं सौमित्र की हैं। कुड़िन वंश की बात करें तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िन लोग थे। कालसी के अनुसार प्रारंभ में कुड़िन लोग मौर्य के अधीन थे। कुड़िन वंश का शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। तो जो कुड़िन मुद्राएं कितने प्रकार की थीं? तो कुड़िन मुद्राएं हमें 3 प्रकार की देखने को मिली हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से थे? तो अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार व छत्तीसगढ़ प्रकार। ये 3 प्रकार हमें कुड़िन मुद्राओं की देखने को मिली हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें तो श्रीदेव सुमन पर कब गढ़वाली फिल्म बनाई गई? क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन पर कब गढ़वाली फिल्म बनाई गई? तो श्रीदेव सुमन पर 2007 में गढ़वाली फिल्म बनाई गई। कब बनाई जाती है? तो 2007 में श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनाई जाती है। श्रीदेव सुमन की बात करें तो इनका जन्म 25 मई 1916 को क्या होता है? श्रीदेव सुमन का जन्म होता है। और जन्म कहाँ पर होता है? तो जोल गांव टिहरी के अंदर इनका जन्म होता है और बचपन का नाम इनका श्रीदत्त इनके बचपन का नाम होता है। 1930 में 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 15 दिन का इनको क्या होता है? कारावास हो जाता है। ठीक है, 14 वर्ष की आयु में ये नमक सत्याग्रह में भाग लेते हैं और 15 दिन का इनको जेल हो जाता है। पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में 1938 में गणदेश सेवा संघ, ठीक है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कौन करते हैं? तो श्रीदेव सुमन के द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? दिल्ली में की जाती है। गणदेश सेवा संघ बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो पृथक राज्य की मांग के लिए गणदेश सेवा संघ की स्थापना की जाती है। टिहरी राज्य में प्रजामंडल 23 जनवरी 1939 को कहाँ पर बना? देहरादून के अंदर बना। और किनके प्रयासों से बनाया गया? तो ये जो बनाया जाता है श्रीदेव सुमन के प्रयासों से बनाया जाता है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो 23 जनवरी 1939 को होती है। कहाँ पर होती है? तो देहरादून में होती है। और किनके प्रयासों से की जाती है? तो श्रीदेव सुमन के प्रयासों से इस मंडल की स्थापना की जाती है। 21 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। कब मुकदमा चलाया जाता है? 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इनके आमरण अनशन की शुरुआत कब होती है? तो 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन के द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया जाता है। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो जाती है?
मृत्यु हो जाती है। और इनका एक कथन था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। तो ये कथन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, ये किसका कथन है? तो श्रीदेव सुमन का है। पहला सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 25 जुलाई 1946 को पहला सुमन स्मृति दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन बनेगा कि सुमन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है कि 2007 में श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन हमारा है, साहित्य कहा जाता है। साहित्य भी किसको कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो साहित्य कहा जाता है कि ये छोटे हुड़ुक को कहा जाता है। छोटे हुड़ुक को साहित्य कहा जाता है। ठीक है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, बातें क्या क्या याद रखनी है, जैसे कि उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोल है। ढोल उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है। राज्य में लगभग 36 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। विणाई लोहे से बना यंत्र है जिसे दांतों से दबाकर बजाया जाता है। मसकबीन वाद्य यंत्र मूल रूप से स्कॉटलैंड का है। तुरही व रणसिंघा फूंक वाद्य यंत्र हैं जिसे युद्ध के समय बजाया जाता है। हुड़की हुए दमाऊ या डफली नगाड़ा और ये सभी कैसे हैं? तो ये सभी चर्म वाद्य यंत्र हैं। तो ये भी पॉइंट हमें इससे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है, रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? कौन? रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये जो हमारी स्थित है लघु हिमालय, रानीखेत लघु हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने प्रदेशों में बांटा गया है उत्तराखंड राज्य को? तो 8 भौगोलिक प्रदेशों में उत्तराखंड राज्य को बांटा गया है। वो भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं या प्रदेश कौन से हैं? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र, वृत्त हिमालय क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, दून या दुआर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये 8 भौगोलिक प्रदेश हैं उत्तराखंड राज्य के। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। अगर इसकी बात करें लघु हिमालय की, भारत में औसत ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है? तो भारत के अंदर लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 2800 से लेकर 3000 मीटर तक देखने को मिलती है। और राज्य में मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है? तो 1200 से लेकर कितने 1200 से लेकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई राज्य के अंदर देखने को मिलती है। राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जिलों में मध्य हिमालय श्रेणी फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है? तो 9 जिलों में फैली हुई है। और छोर कौन कौन से हैं? तो छोर पूर्वी छोर जो कि चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक जो हमारा है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। मध्य हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय से नया नदी सरयू नदी और पश्चिमी रामगंगा नदी लधिया नदी निकलती हैं। किन किन नदियों का उद्गम होता है मध्य हिमालय से? नया नदी, सरयू नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी, लधिया नदी, ये आदि कहाँ से निकलती हैं? ये आदि मध्य हिमालय से निकलती हैं। हिमालय क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है। नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल जैसे कि सात ताल, नौकुचिया ताल आदि मध्य हिमालय क्षेत्र में फैले हैं। शिवालिक क्षेत्र की बात करें तो शिवालिक को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की नवीन श्रेणी है। नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी का प्रारंभिक नाम मैनाक पर्वत है। शिवालिक श्रेणी का प्रारंभिक नाम क्या है? तो शिवालिक श्रेणी का प्रारंभिक जो नाम था वो क्या था? प्राचीनतम नाम क्या है? तो मैनाक पर्वत है। और शिवालिक शब्द का अर्थ है शिव की बोहें। और इसकी औसत ऊंचाई जो हमें देखने को मिलती है 700 से लेकर 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। तो रानीखेत किस पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है? तो रानीखेत लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति सुमित्रा नंदन
पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, इनका जन्म 20 मई 1900 को, कब जन्म होता है? तो 20 मई 1900 को इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? कौसानी के अंदर इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त है और हिंदी साहित्य युग के ये छायावादी कवि हैं। कैसे कवि हैं हिंदी साहित्य युग के? तो ये छायावादी कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत जी को मिला था। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलता है? तो 1968 में इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। किस रचना के लिए दिया जाता है इनको? तो चिदम्बरा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा बना हुआ भी है। इनके नाम पर डाक टिकट कब जारी की गई? तो इनके नाम पर जो डाक टिकट जारी की जाती है 2005 में। 2005 में सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट जारी की जाती है। इन्हीं के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किसके परामर्श पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया? तो सुमित्रा नंदन पंत के परामर्श पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिलता है? तो 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और किसके लिए दिया जाता है? कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिलता है। पद्म भूषण पुरस्कार इनको 1961 में मिलता है। पंत जी का 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। इसके लिए इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला। पंत जी को प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें पंत जी से याद रखने हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, अगर उसकी बात करें, चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था? चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता? तो 5 महिला। कितनी? 5 महिला प्रत्याशियों ने क्या जीता था? चुनाव जीता था। चौथी अगर बात करते हैं, चौथी विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये कब हुआ? तो 15 फरवरी 2007 को 17 को होता है, सॉरी। चौथी विधानसभा जो चुनाव होता है 15 फरवरी 2017 को हुआ। और इसमें मतदान कितने परसेंट होता है? टोटल जो मतदान होता है 65.55% टोटल मतदान हुआ। और जिसमें बीजेपी को सीटें कितनी मिली चौथी विधानसभा से चुनाव में? तो 57 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। ठीक है, और 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत 9वें सीएम के रूप में पद ग्रहण करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत किस क्षेत्र से हैं? तो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। सर्वाधिक मतदान किस क्षेत्र में हुआ? सबसे ज़्यादा जो मतदान उत्तरकाशी जिले में देखने को मिला। वहाँ पर कितने परसेंट मतदान हुआ? चौथी विधानसभा चुनाव में 68.29% वहाँ पर मतदान हुआ। सबसे कम कहाँ पर हुआ? तो सबसे कम जो मतदान होता है वो अल्मोड़ा के अंदर होता है। चौथी विधानसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो चौथी विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल होते हैं। कौन होते हैं? प्रेमचंद्र अग्रवाल चौथी विधानसभा के कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और चौथी विधानसभा के चुनाव में 5 महिलाओं ने चुनाव जीता था। चौथी विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन थे? तो जॉर्ज इवान ग्रेगोरी मैन, ये कौन थे? एंग्लो इंडियन थे। पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये कब होता है? तो 14 फरवरी 2002 को पहला विधानसभा चुनाव होता है। जो टोटल इसमें मतदान हमें देखने को मिलेगा 54.34% टोटल मतदान पहले विधानसभा चुनाव में हुआ था। कांग्रेस को 36 सीटें मिलती हैं और बीजेपी को इस चुनाव में 19 सीटें प्राप्त होती हैं। 2 मार्च 2002 को एनडी तिवारी राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम बनते हैं। और एनडी तिवारी किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? विधानसभा क्षेत्र
भैया, तो इनका विधानसभा क्षेत्र उस समय रामनगर क्षेत्र था। इसमें कितनी महिलाएं जीती थीं? तो इसमें 4 महिलाएं जीती थीं। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं, यशपाल आर्या प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा जो होता है हमारा विधानसभा चुनाव, वो होता है 21 फरवरी 2007 को, और इसमें जो टोटल मतदान हमें देखने को मिलता है वो 63.6% टोटल मतदान देखने को मिलता है। और दूसरे विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं जीतती हैं। तीसरे विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये 30 जनवरी 2012 को तीसरा विधानसभा चुनाव होता है, और इसमें जो टोटल मतदान होता है 67.70% इसमें मतदान हमें देखने को मिलता है। और तीसरे विधानसभा में 5 महिलाएं क्या होती हैं? निर्वाचित होती हैं, और इसमें बीजेपी को 31 सीटें और कांग्रेस को 32 सीटें प्राप्त होती हैं। राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल 22 विधानसभा सीटें थीं और 9 विधान परिषद थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 70 + 1 विधानसभा सीटें हैं। और आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 15 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो ये पॉइंट भी इस क्वेश्चन से याद रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा जो जितना भी आपको डाटा बताया गया है ये मोस्ट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है, अगर उसकी बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? तो जो बाजूबंद है उसका जो गोखले, ठीक है, गोखले आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है। और गोखले की बात करें तो हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे बाजूबंद भी कहा जाता है। गोखले जो पहना जाता है वो हाथों में पहना जाता है, जिसको बाजूबंद भी कहा जाता है। कान के आभूषण की बात करें तो कर्णफूल, मुरखली, बाली, कुंडल और क्या गोरख, ये किसके आभूषण है? ये तो कान के आभूषण है। सिर के आभूषण की बात करें तो शीश फूल, मांग टीका, सुहाग बिंदी, ये आभूषण जो है सिर के आभूषण रहने वाले हैं। नाक के आभूषण की बात करें तो नाक के आभूषण नाथ, नथुली, बुलाक, फूली, ये नाक के आभूषण हैं। और गले के आभूषण की बात करें तो गुलबंद, हंसुली, हमेल, सुतुआ, झुपिया आदि ये किसके हैं? गले के आभूषण हैं। हाथों के आभूषण की बात करें तो धागुली, अंगूठी, गोखले, चूड़ी, व कंगन, ठवाक आदि ये कहाँ के आभूषण हैं? तो ये हाथों के आभूषण हैं। ठीक है, तो ये आभूषणों से कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, कौन से आभूषण कहाँ के हैं, उन पर हमने चर्चा किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, काशीपुर नगर पालिका कब बनी? तो काशीपुर नगर पालिका कब बनती है? अगर इसकी बात करें तो काशीपुर नगर पालिका जो बनती है 1872 में काशीपुर नगर पालिका बनती है। काशीपुर का पुराना नाम क्या है? तो काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण है। गोविशाण का अर्थ क्या है? गाय की सींग। गोविशाण का अर्थ क्या है? गाय की सींग इसका अर्थ है। चंद काल में इसे कोटा कहा जाता था। काशीपुर को उज्जैन नगरी भी कहा जाता है। हर्ष काल में कत्यूरपुर राज्य में गोविशाण राज्य था, जिसके अंतर्गत वर्तमान काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत आते थे। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर 1639 में बना, और कनिंघम के अनुसार काशीपुर की स्थापना जो होती है वो 1718 में होती है। किनके अनुसार? कनिंघम के अनुसार, और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार 1639 में काशीपुर की स्थापना हुई थी। चंद राजाओं के लाट अधिकारी काशीनाथ अधिकारी द्वारा काशीपुर बसाया गया था। काशीपुर तराई क्षेत्र ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। 1872 में नगर पालिका का गठन हुआ। 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया, और IIM जो इसकी स्थापना होती है अप्रैल 2011 में काशीपुर में की जाती है, और देश का ये 13वां IIM है। हस्तकला व हरकरघा के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। और खोखरे का टीला कहाँ पर है? तो काशीपुर के अंदर खोखरे का टीला भी मौजूद है। काशीपुर नगर पालिका कब बनी? तो काशीपुर नगर पालिका 1872 में बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? रानीखेत किस नदी के
तट पर स्थित है? तो ये जो है स्थित रानीखेत गगास नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? तो गगास नदी के तट पर रानीखेत स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उर्गम परियोजना है जो कल्पगंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो कल्पगंगा नदी पर उर्गम परियोजना स्थित है। इससे जो बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है? अन्य परियोजनाओं की अगर हम बात करें, जैसे कि ब्यासी परियोजना किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। और किस जिले में है? तो देहरादून के अंदर है। इसी प्रकार से ढालीपुर जो परियोजना है यमुना नदी पर है और ये भी देहरादून क्षेत्र में है। नेट मौरी परियोजना जो कि टोंस नदी पर है और ये उत्तरकाशी के अंदर है। छिब्रो परियोजना टोंस नदी पर है और देहरादून के अंदर है। इचारी परियोजना की बात करें, ये भी टोंस नदी पर है और देहरादून जिले में मौजूद है। धरासू परियोजना की बात करें, ये भागीरथी नदी पर है और उत्तरकाशी जिले में है। गौरी भाली परियोजना की बात करें, मौरी भाली परियोजना की बात करें तो ये भागीरथी पर है और उत्तरकाशी जिले में है। विष्णुगार परियोजना अलकनंदा नदी पर है और जो कि चमोली में है। उसाऊ बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर है जो कि पौड़ी में है। पंचेश्वर बांध परियोजना जो कि काली नदी पर है और ये पिथौरागढ़ और चंपावत के संगम पर है लगभग। ठीक है, तो ये परियोजनाएं भी हमें याद रखनी है, किस नदी से इनका संगम है और किस जिले के अंदर है। तो ये भी पॉइंट हमने बताया है। तो उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उर्गम परियोजना कल्पगंगा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? तो अलकनंदा की लंबाई जो है 195 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 195 किलोमीटर अलकनंदा नदी की लंबाई है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो रहने वाला है, मातंग ऋषि की गुफा स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है मातंग ऋषि की गुफा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई 3584 मीटर है। कितनी है? 3584 मीटर केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई है समुद्र तल से। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भ्रंगतुंग कहा गया है। भगवान शिव का यहाँ मंदिर है और कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में है, जहाँ भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। केदारनाथ में भगवान की पूजा ब्रह्मकमल से की जाती है और केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो कत्यूरी शैली में बना हुआ है। केदारनाथ में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा स्थित है। तो क्वेश्चन है कि समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से केदारनाथ की जो ऊंचाई है 3584 मीटर है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर हमने विस्तार पूर्वक डिस्कस करा। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।